जी, तो ब्रेक से पहले वी वर डिस्कसिंग कि वेट की वजह से जो इम्पल्स आया था वो हमने इस इक्वेशन में जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिख रहे थे, वी हैवंट इंक्लूडेड द इम्पल्स ड्यू टू वेट ऑफ दिस पार्टिकल in this equation. The reason being that the weight would create an impulse which is of very negligible amount. So that's why we have neglected the impulse due to weight and have not included it at this point here. Now this forms the basis of our next topic, which is the conservation of linear momentum for a system of particles. Slides visible है ना तमाम लोगों को? Yes, sir. Okay, so let us start with the introduction of our next topic, which is conservation of linear momentum for a system of particles. The principle says that when the sum of external impulses acting on the system of particles is zero, then the equation for principle of impulse and momentum would reduce to summation mi vi1 should be equal to summation mi vi2. That is, the equation says that the vector sum of linear momenta for a system of particles remain constant throughout the time interval t1 to t2, provided that there is no external impulsive force acting on the system of particle. कि हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम जो है वो ये था, जो कहता था कि उस सिस्टम का इनिशियल इम्पल्स प्लस उसके ऊपर जितनी भी इम्पल्सेस एक्ट किए हैं इट शुड बी इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. सो अगर हमारे पास उस सिस्टम के ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल इम्पल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो उस सिस्टम का जितना भी इनिशियल मोमेंटम था दैट शुड बी इक्वल टू द सिस्टम्स फाइनल मोमेंटम. यानी मोमेंटम में चेंज जो चीज ला रही होती है वो इंपल्स ला रही होती है. तो अगर कोई एक्सटर्नल इंपल्स एक्ट ही नहीं कर रही उस सिस्टम के ऊपर ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t1 to t2 या उस इंटरेक्शन के दौरान, तो उस सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए. द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वुड रिमेन कांस्टेंट throughout that interaction. So that is the conservation of momentum principle says. अब ये external impulses से मुराद क्या है? The conservation of linear momentum is often applied when particles collide or interact. जिस तरह अभी हमने बैट और बॉल का इंटरेक्शन देखा था जिसमें पार्टिकल्स कोलाइड या इंटरेक्ट हो रहे थे, उस पर हम ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल जो है वो सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एप्लीकेशन a free body diagram for the entire system should be made. By doing this, one will be able to identify the forces as creating either external or internal impulses, and thereby we can determine in what direction the linear momentum is being conserved. जब हम internal forces की बात करते हैं तो since the internal forces for the system will always cancel out, आपको याद है न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो है वो बराबर होती हैं. तो इंटरनल फोर्सेस चूंकि जो भी इंपल्स क्रिएट कर रही होंगी वो इक्वल बट ऑपोजिट कोलिनियर पेयर्स की फॉर्म में होगा. दैट्स व्हाई उनका जो नेट इफेक्ट है इंटरनल इंपल्सेस का वो कैंसिल हो जाता है. इफ द टाइम पीरियड ओवर विच द मोशन इज स्टेडी इज वेरी शॉर्ट, some of the external impulses may also be neglected or considered approximately equal to zero. So forces causing these negligible impulses are known as non-impulsive forces. By comparison, forces which are very large and act for a very short period of time and yet produce a significant change in momentum are known as impulsive forces, and they cannot be neglected in the impulse and momentum analysis. क्या हम कह रहे हैं कि चूंकि टाइम पीरियड इतना शॉर्ट होता है उस इंटरेक्शन का, उस कोलिजन का, कि जनरली हमारे पास जो वेट होता है या स्प्रिंग फोर्स होती है वो जब उस टाइम से मल्टीप्लाई होती है, जिस तरह आपने लास्ट एग्जांपल में देखा था, वो आपके पास इंतहाई कम अमाउंट में इंपल्स क्रिएट करती है. तो दोज फोर्सेस जो कि इंतहाई कम अमाउंट में इंपल्स क्रिएट करें वो हमारे पास नॉन इंपल्सिव फोर्सेस कहलाती हैं. इसके मुकाबले में वो फोर्सेस दैट क्रिएट्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंपल्स एंड दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोमेंटम. जिस तरह बैट का इंपल्स था बॉल के ऊपर लास्ट एग्जांपल में, दैट इज एन इंपल्सिव फोर्स. सो इंपल्सिव फोर्स नॉर्मली अकर ड्यू टू एन एक्सप्लोजन और स्ट्राइकिंग ऑफ वन बॉडी अगेंस्ट अनदर, whereas non-impulsive forces may include the weight of a body, the force imparted by a slightly deformed spring having a relatively small stiffness, or for that matter, any force that is very small compared to other larger impulsive forces. So आप करते क्या है कि वो जो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज होती हैं उनको जनरली अपनी इम्पल्स एंड मोमेंटम एनालिसिस में शामिल नहीं करते हैं और सिर्फ अपनी उन फोर्सेज को इम्पल्स एंड मोमेंटम एनालिसिस में शामिल करते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में इम्पल्स जो है वो क्रिएट कर रही होती हैं.
When making this definition between impulsive and non-impulsive forces, it is important to realize that it only applies during a specific time period. For example, consider the effect of striking a baseball with the bat. During the very short time of interaction, the force of the bat on the ball is impulsive since it changes the ball's momentum drastically. By comparison, the ball's weight will have a negligible effect on the change in momentum, and therefore it is a non-impulsive force, and it is being neglected from the impulse and momentum analysis which we have considered earlier. कि हमने जिस तरह इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात की थी, बेसिकली बॉल के मोमेंटम में जो चेंज ला रहा है वो बैट का इंपल्स है रादर देन बॉल के अपना वेट जो इंपल्स क्रिएट कर रहा है. सो दैट्स व्हाई हमने बॉल के जो वेट की वजह से इंपल्स आ रहे हैं उसको शामिल नहीं किया था, उसको हमने एज अ नॉन इंपल्सिव फोर्स कहा था. और बेसिकली जो इंपल्स आ रहा था वो इस बैट के बॉल के इंटरेक्शन पे या स्ट्राइकिंग की वजह से जो इंपल्स आ रहा था वो इसके मोमेंटम में चेंज ला रहा था. तो प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम आप अप्लाई करते हैं ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स व्हेन दीस पार्टिकल्स इंटरैक्ट और कोलाइड. उसमें आप उस इंटरेक्शन को देखेंगे कि अगर उस इंटरेक्शन के दौरान किसी भी एक्सिस के अलोंग, बेशक वो एक्स एक्सिस, अगेन इट इज अ वेक्टर प्रिंसिपल, सो यू आर गोइंग टू अप्लाई इट अलोंग सम एक्सिस. सो जिस एक्सिस के अलोंग भी कोई एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, उस एक्सिस के अलोंग उस सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो जाएगा. दैट इज उसका जितना भी मोमेंटम कोलिजन से या स्ट्राइकिंग से पहले था उतना ही मोमेंटम उसका कोलिजन या स्ट्राइकिंग के बाद होगा. इज द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ओके, सो लेट अस सॉल्व अ वेरी सिंपल एग्जांपल ताकि आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल की. सिर्फ आज हम एक एग्जांपल करेंगे विच इज 15-4 और उसके बाद हम क्विज स्टार्ट कर देंगे जो कि तकरीबन 20 मिनट्स का होगा. Okay, starting with example 15-4 regarding the conservation of momentum principle. In this case, you have two particles. One is a car A, which has a mass of 15 megagrams, yani 15,000 kg इसका mass है, and it is traveling towards the right at a speed of 1.5 meters per second on a horizontal track when it encounters a 12 megagram car B coasting at 0.75 meters per second towards the left as shown in the figure. So particle A जो है इसका mass given है, ये right की तरफ travel कर रहा है. particle B का भी आपको mass given है और ये left की तरफ travel कर रहा है with a speed of 0.75 meters per second. If the car meets and couple together, determine the speed of both the cars just after coupling and the average force between them if the coupling takes place in 0.8 seconds. So आपके पास दो particles हैं. One is car A traveling towards the right, the other one is car B traveling towards the left. ये दोनों टकराते हैं, कोलाइड होते हैं और टकराने के बाद एक दूसरे के साथ कपल हो जाते हैं और कपल होने के बाद ये पूरा सिस्टम जो है वो एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा. सो यू नीड टू डिटरमिन कि कपल होने के बाद ये कार्स कितनी वेलोसिटी से या कितनी स्पीड से जो है वो मूव करेंगी और व्हाट इज द एवरेज इंपल्सिव फोर्स बिटवीन द कपलिंग बिटवीन देम इफ द कपलिंग टेक्स प्लेस इन 0.8 सेकंड. यानी इंटरनल इंपल्सिव फोर्स इसमें एक पार्टिकल दूसरे पे कितनी एक्सर्ट करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा अगर ये कपलिंग जो है वो 0.8 सेकंड्स में या ये इंटरेक्शन जो है वो 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट होता है. क्वेश्चन हर एक के समझ आ गया है? यस सर. अच्छा, ये वाला जो टॉपिक है ना जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम अप्लाई कर रहे हैं, जनरली क्या होता है कि आप सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि आपने दीवार में एक नेल जो है वो इंसर्ट करनी है, नेल ठोकनी है विद द हेल्प ऑफ अ हैमर. आप जब हैमर को स्ट्राइक करते हैं नेल से क्या होता है? मोमेंटम ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, नेल जो है वो दीवार के अंदर चली जाती है और हैमर को क्या होता है? हैमर वापस पुश अप पुश बैक, हैमर रिबाउंड होती है, ऐसे ही है? यस सर. ओके, सो आपके पास वो तमाम एनालिसिस जो कि रिबाउंड वाले हैं यानी जिसमें पार्टिकल्स इंटरेक्ट करके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम इम्पैक्ट एनालिसिस की बात करते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे. राइट नाउ इस पर्टिकुलर टॉपिक में जितनी भी इंटरेक्शन होगी, वंस दैट इंटरेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड देन द होल सिस्टम इज गोइंग टू मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी. ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर. ठीक है, जिस तरह इस केस में हो रहा है कि ये दोनों पार्टिकल्स इंटरेक्ट हुए, कपलिंग हुई और कपलिंग होने के बाद पूरा सिस्टम जो है वो कॉमन वेलोसिटी से मूव हो जाएगा.
नॉर्मल प्रैक्टिस क्या होती है कि जब हम दो पार्टिकल्स को कोलाइड कराते हैं तो कोलाइड होने के बाद वो अलग होकर मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रिबाउंड होते हैं। तो वो जो रिबाउंड होने वाला टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा इम्पैक्ट एनालिसिस में आता है। राइट नाउ इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनकी स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा। हर एक में आपको ये मेंशन होगा कि बिफोर कोलिजन the systems were traveling with these much of velocities. Once the collision or once the interaction has been taken, उसके बाद the whole system is going to travel in one direction with a common velocity. So आपके पास यहाँ दो कार्स हैं A and B, दोनों अपनी अपनी velocities से travel कर रही थी, collide हुई, couple हुई, और couple होने के बाद the system travels with a common velocity. You need to find out what is going to be the velocity after interaction, कि ये पूरा सिस्टम कितनी velocity से travel कर रहा होगा, और इस interaction के दौरान what is the average impulsive force which one particle exerts on the other if the coupling takes place in 0.8 seconds. Is the question now clear to all of you? Yes, sir. Okay. During the coupling, अगर हम इसकी free body diagram बनाएं, during the coupling, is there any impulsive force, external impulsive force acting on this particle along the x-axis? No, sir. अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक्स एक्सिस के दौरान Yes, sir. एक मेरे पास पार्टिकल A है, ये मेरे पास पार्टिकल B है। ड्यूरिंग इंटरेक्शन पार्टिकल B would be exerting this force on particle A, इसी तरह पार्टिकल A would be exerting some force on particle B, but since this force is an internal force जो एक पार्टिकल दूसरे पे और दूसरा पार्टिकल पहले पे exert करते हैं, since there is no external impulsive force acting on the system during this interaction along the x-axis, so we can say that the system's momentum has been conserved along the x-axis. Since there is no external impulsive force acting on the system along the x-axis, therefore the system's momentum has been conserved along the x-axis. So applying the conservation of momentum principle along the x-axis, that conservation of momentum principle says that the initial momentum of the system along the x-axis before collision should be equal to the final momentum of the system after collision. That is, ma va1 plus mb vb1 should be equal to ma plus mb into v2. ये पॉइंट हर एक को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो वी आर बेसिकली सेइंग कि चूंकि एक्स एक्सिस के दौरान एक्स एक्सिस के ऊपर ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन देयर इज नो एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स, तो चूंकि एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स कोई एक्ट नहीं करी तो एक्स एक्सिस के दौरान मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए इस सिस्टम के। देयरफॉर सिस्टम का जितना भी मोमेंटम था कोलिजन से पहले अलोंग द एक्स एक्सिस, इट शुड बी इक्वल टू द सिस्टम्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, सिस्टम का मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना था? 15,000 into 1.5 we are taking positive towards the right, so this car A would have a positive momentum before collision, whereas car B would have a negative momentum before collision because it was traveling towards the negative x-axis. So that's why we have included this negative sign here. ये point clear है एक को? Yes. Collide होने के बाद ये पूरा सिस्टम, इसका mass क्या हो जाएगा? It is going to be the sum of MA and MB, so 27,000 V2. So once you solve it, V2 comes out to be 0.5 meters per second. So this is going to be the velocity with which the whole system would be traveling towards the right with a speed of 0.5 meters per second. Positive आने का मतलब क्या है कि ये towards the right positive axis की तरफ move कर रहे हैं. Is this point clear? या कोई doubt है, कोई confusion है? ओके, सो पहला पार्ट आपका हल हो गया जिसमें आपसे कहा जा रहा था यू नीड टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ बोथ द कार्स जस्ट आफ्टर दिस कपलिंग. नाउ द सेकंड पार्ट, you need to determine the average impulsive force if the coupling takes place in 0.8 seconds. How can you determine that force? Sir, impulse equal to change in momentum. यानी आप प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम जिससे पिछला टॉपिक था वो अप्लाई कर देंगे ऑन एनी वन ऑफ दीज पार्टिकल्स, आइदर पार्टिकल A और पार्टिकल B. ऐसा ही है? Yes, sir. So let us consider particle A. Particle A के ऊपर जो forces एक्ट कर रही हैं, weight और normal reaction आपके इस डायरेक्शन में एक्ट करेंगे. इसके अलावा there is going to be an impulse being exerted by car B on this car A. अब हम free body diagram A की बना रहे हैं ना, तो हम A को isolate करेंगे. Once we are isolating A, तो आपकी ये जो फोर्स है जो पहले इंटरनल फोर्स थी जब हम सिस्टम को कंसीडर कर रहे थे, अब ये इंटरनल नहीं रहेगी बल्कि FB जो है वो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगी जो कि पार्टिकल B पार्टिकल A के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन, ड्यूरिंग दिस कोलिजन. सो अप्लाइंग द
principle of impulse and momentum either on particle A or on particle B. That principle says that the initial momentum of particle A plus the impulses that are exerting on this particle along the x-axis should be equal to the final momentum of particle along the x-axis. So 15,000 into 1.5 was the initial momentum, 15,000 into 0.5 is the final momentum, and this is the average impulsive force which this particle B is exerting on particle A. Why this negative sign we have included? Because we are taking positive axis towards the right. This FB would be creating an impulse along the negative x-axis. So that's why we have included this negative sign here. The time of interaction is 0.8. So once you solve it, this average force comes out to be 18.75 न्यूटन. क्लियर है ये चीज? किलो न्यूटन, सॉरी. इसी तरह अगर आप चाहते तो फ्री बॉडी डायग्राम बी की बना लेते. अगर बी की आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, so this is going to be the average force which the particle A would be exerting. वेट और नॉर्मल रिएक्शन आपके डाउनवर्ड एक्ट करते. अगेन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप बी की फ्री बॉडी डायग्राम बना के प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम अप्लाई करते, तब भी आपके पास ये एवरेज फोर्स 18.75 ही आनी थी. So, जब आपको वो एवरेज इंपल्सिव फोर्स फाइंड करनी हो, आप जो है वो उनमें से किसी एक पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसे प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं. जब आपने पार्टिकल की कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिस्टम दोनों को नहीं ले सकते? नहीं, देखिए, जब हम सिस्टम कहते हैं तो सिस्टम तो हम दोनों को कंबाइन करके कह रहे हैं ना. यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब भी आप अप्लाई करते हैं वो सिस्टम पे अप्लाई होता है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल पे अप्लाई नहीं होता है. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज अप्लाइड व्हेन यू हैव टू पार्टिकल्स दैट आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर. नो सर, इंपल्सिव फोर्स फाइंड करने के लिए दोनों पार्टिकल एक साथ ले सकते हैं कि नहीं? देखिए, अगर आप दोनों को एक साथ लेंगे तो देन दैट फोर्स वुड बिकम इंटरनल फोर्स. वो तो फिर आपकी फ्री बॉडी डायग्राम में आएगी ही नहीं. यस सर, सही. क्योंकि उसका नेट इफेक्ट जीरो हो जाएगा. क्योंकि एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, these two forces would be equal, opposite and collinear, so their net effect is going to be summation f equal to 0. ठीक है? तो इसलिए आप सिस्टम पे नहीं करेंगे, आप किसी एक पार्टिकल पे प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम अप्लाई करेंगे.